प्लीज बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है ना, शेयर हुई है? यस सर। ओके, उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस के बाद आप ड्राइंग्स निकालनी है। तो ये 54,200 की जो अमाउंट आई थी आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया होगा। कितनी अमाउंट आ रही है जी बैलेंस? कैलकुलेटर पास रखा करो ना अल्लाह के बंदो, मुझे मोबाइल पे कैलकुलेट करना पड़ता है। 3400, 38,200 और 5350, यानी ये 7250 का डिफरेंस आ रहा है। 7250, दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, अब आपने यहां से इस वर्किंग से ये चीज सीखी है, अगर क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स गिवन ना हो तो हमेशा याद रखिएगा कैश और बैंक से जाकर आप ड्राइंग्स निकालते हो। लेकिन सिर्फ यही ड्राइंग नहीं आएगी, अब हो सकता है डाटा इस डाटा में नहीं है, लेकिन डाटा के अंदर गुड्स की फॉर्म में भी ड्राइंग्स हो सकती है। तो फिर आप 7250 में वो ड्राइंग्स भी ऐड करोगे जो गुड्स की फॉर्म में की है। ठीक है जी, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब आगे चलिएगा। ये स्टॉक है जो मैंने क्वेश्चन लगाया था, स्टैटिक लगाया था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन ना हो, नहीं ये तो सेल वाला है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको छोड़। ये भी सेल वाला है। दिस वन स्टॉक वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल है पेज 221 पर। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये स्टॉक से रिलेटेड है। A sole trader operates his business from a warehouse which has been damaged by fire, which occurred at the end of financial year. ठीक है जी, यानी वो एक बिजनेस कर रहा है जिसमें एक वेयर हाउस है, उसको साल के आखिरी दिन लास्ट डे को आग लग गई। After the fire, the remaining inventory which is undamaged amounting to 2000, सिर्फ 2000 की इन्वेंट्री बची है आपकी, बाकी सारी जाया हो गई। Accountant established the following information: inventory at the beginning of year 16,000, परचेजेस आपकी 115,000 है, सेल्स आपकी ड्यूरिंग द ईयर 140,000 है, ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट अ मार्कअप ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लॉस्ट इन फायर। ये निकालना है आपने कि कितनी इन्वेंट्री आपकी लॉस्ट हुई है ड्यू टू फायर। ठीक है, इसके लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं ना जी, वो स्टॉक अकाउंट है। इसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे स्टॉक अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट। और प्लीज ये याद रखिएगा, इन्वेंट्री अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। इज अ वेरी सिंपल। एसेट जब डेबिट कब होगा? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन स्टॉक। और क्रेडिट कब होगा? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन स्टॉक। तो मैं जब स्टार्ट लेता हूं तो इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 16,000 का, चूंकि एसेट है, ओपनिंग बैलेंस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। अब जो जो ट्रांजैक्शन आती है मैं लेता जाता हूं। आगे परचेज आ रही है 115,000, तो परचेज से स्टॉक बढ़ता है। जब आप गुड्स बाय करते हो तो स्टॉक इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मैंने डेबिट की। परचेज हमारी है दैट इज 115,000। अच्छा, उससे आगे लिखता है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 140। अच्छा, जो सेल जब आप करते हो तो स्टॉक आउट होता है, लेकिन प्रॉब्लम सेल में क्या है? सेल के अंदर प्रॉफिट शामिल होता है, प्रॉफिट शामिल होता है। मुझे क्रेडिट साइड पे सेल्स लेनी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है, सेल नहीं लेनी। क्यों? मैं बड़ी सिंपल लॉजिक देता हूं, एक छोटा सा लेजर से। ये देखें लेजर स्टॉक का। फर्ज करें आप एक यूनिट बाय करते हैं, सिर्फ एक यूनिट, और वो बाय करते हैं 50 रुपीज में, तो आप इसको 50 पे रिकॉर्ड करेंगे, ये परचेज होगी। और जब से अगर मैं सेल रिकॉर्ड कर लूं तो सेल तो 60 रुपीज में हुई है, तो ये तो स्टॉक नेगेटिव हो गया। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता स्टॉक। देखो, स्टॉक जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिएगा, स्टॉक का लेजर बनता ही कॉस्ट पे, तो इसकी डेबिट साइड तो होती कॉस्ट है। क्रेडिट साइड पे चूंकि सेल आनी होती है, तो सेल को कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो आपको मार्कअप दिया हुआ है
इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे। आप देखो हमें क्वेश्चन में वो देता है सेल्स है 140,000 और मार्कअप कितना है, मार्कअप है 25%। अच्छा मार्कअप किस पे निकलता है ये भी आप पढ़ चुके हो। मार्कअप इज नॉर्मली कैलकुलेटेड एट कॉस्ट, ये तो कॉस्ट पे निकलता है। इट मींस कि ये जो सेल प्राइस आ रही है ये आपकी 125% है। तो मैं अगर इसकी कॉस्ट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, एक तो इक्वेशन मेथड आपने पढ़ा हुआ है, दूसरा ये आसान तरीका है 140,000 को डिवाइड कर दो 1.25 से, ठीक है, क्योंकि सेल में 25% प्रॉफिट शामिल है। तो 140,000 को मैं 1.25 पे डिवाइड करूं 112,000 आ जाता है। इसका मतलब जो मैंने स्टॉक बेचा है ना उसकी मालियत 112,000। हाँ सेल मैंने 140 में की है, बाकी यकीनन मेरा प्रॉफिट है। अच्छा ये सारा ट्रांजैक्शन के बाद आगे लिखता है कि जी क्लोजिंग स्टॉक, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि जो स्टॉक अनडैमेज है वो 2000, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास मौजूद है 2000 का। अब जब अगर इसको मैं बैलेंस करता हूं ये कभी भी बैलेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्टॉक लॉस्ट हुआ है। तो यहां लिखूंगा स्टॉक लॉस्ट और यही मेरी बैलेंसिंग अमाउंट है। अब इसको टोटल करें, दैट इज 131,000 और 131,000 में 114,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो आई थिंक 17,000 आ जाएगा। दिस इज द स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, यानी 17,000 का स्टॉक जो है वो मेरा लॉस्ट हो गया। और अगर एक और तरीके से भी देखें, बड़े सिंपल सी बात है, 16,000 का मेरे पास पहले स्टॉक था, 115 का और खरीदा, 131 का हो गया, जिसमें 112 का मैंने बेच दिया, जिसका मतलब 19,000 का स्टॉक होना चाहिए मेरे पास, और मेरे पास मौजूद कितना है सिर्फ 2,000 का, इसका मतलब 17,000 का जो स्टॉक है वो मेरा लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरह आप जगह जगह पर मिसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल जितनी भी हैं बुक की, ये छोटी छोटी इस तरह जो दी हुई है मिसिंग फिगर की, ये सारी प्लीज आपने सॉल्व करनी है, खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं एक आधी इसमें से निकाल रहा हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ से आपके प्रॉपर क्वेश्चन शुरू होंगे। प्रॉपर से मतलब है कि सारे पूरे क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन, और आहिस्ता आहिस्ता ये क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और आपके कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आते जाएंगे, राइट। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में पहले आऊंगा। इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगी हुई है 31 दिसंबर 2017, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये काफी लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो आपने ज्यादा कोशिश ये करनी है घर से करने, ठीक है, अदरवाइज ये 1 घंटे में कई क्वेश्चन आगे जाकर नहीं हो पाएंगे। तो सिर्फ मैं मेन एरिया को फोकस करूं, उन एरिया को जहां आपको डिफिकल्टीज आ रही है। तो जरा मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। राशिद owns a shop which sells telephone recharge cards making a markup of 25%, यानी उसका जो मार्कअप है वो 25% है। तो जिस चीज को भी वो रिचार्ज करता है उसमें 25% उसका कॉस्ट पे प्रॉफिट होता है। He does not keep a cash book, ये क्लियरली लिखा हुआ है कैश बुक मेंटेन नहीं की हुई। तो 1 जनवरी 2017 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, ये उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, जिसमें नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ये ओपनिंग लाई दी रकम जनवरी 2017, इन्वेंट्री आपको दी हुई है, कैश इन बैंक दिया हुआ है, कैश इन टिल, कैश इन टिल का मतलब कैश इन हैंड है, और इसमें 320 आपका कैपिटल है और 12 ट्रेड पेएबल है। बैंक स्टेटमेंट उसने ये दी हुई है, बैंकिंग ऑफ रिसीट्स, यानी रिसीट्स जो आपने बैंक में जमा कराए, यानी ये वो अमाउंट है जो आप बैंक में जमा करा रहे हैं। पेमेंट्स में आओ तो ट्रेड पेएबल, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, 3 चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देगा, कैश और बैंक की इंफॉर्मेशन देगा और फर्दर इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, और फर्दर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग बैलेंस दे दी है उसने, राइट। देयर वर नो क्रेडिट सेल, द फॉलोइंग पेमेंट वर आल्सो मेड इन कैश, ये 3 पेमेंट्स आपने कैश में की हैं, पेएबल की, सन्ड्री एक्सपेंसेस की और ड्राइंग्स की।
फर्दर वो लिख रहा है एट 31 दिसंबर 2017 बिजनेस हैड कैश इन द टिल ऑफ 4500, ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश का। ट्रेड पेएबल्स ऑफ रुपीज 14,000, ये हमारा क्लोजिंग पेएबल्स है। कैश बैलेंस इन द बैंक वाज नॉट नोन एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज नॉट येट बीन कैलकुलेटेड। दो चीजें उसने इंफॉर्मेशन हमें बता दी। एक तो वो कह रहा है कैश का बैलेंस जो है, कैश बैलेंस जो है इन द बैंक, वो उसको मालूम नहीं है कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वो तो इजीली निकाल लेंगे हम। फर्दर वो लिखता है जी कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मालूम नहीं है। जैसे अभी मैंने आपके सामने लेजर बनाया, इसी लेजर के थ्रू हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल लेंगे। फर्दर इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है देयर वर नो अक्रूवल और प्री पेमेंट, हमारी किसी किस्म की कोई अक्रूवल और प्री पेमेंट नहीं है। जब अक्रूवल और प्री पेमेंट नहीं है, आज के ही लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी पेमेंट्स होंगी, जो एक्सपेंस आपने पे किए हैं, वही मेरे एसओसीआई में आएंगे। ठीक है। नो फर्दर नॉन करंट एसेट वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कोई आपने नया एसेट नॉन करंट एसेट नहीं खरीदा, और डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी पूरे साल की 9,000 है। बस ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ के, अब ये तो अभी बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। ये जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो मिक्सचर नजर आता है कि कोई चीज कहाँ दी हुई है, कोई चीज कहीं दी हुई है। केयरफुली आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन को स्टार्ट ले लेना है। बस मैं यहाँ अक्सर एक्सप्लेन किया करता हूँ कि दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, बल्कि तीन अप्रोचेस हैं। आपका जो बेसिकली फ्रैंकफुट है, वो अपनी बुक में लिखता है कि पहले आप कैश का लेजर बना लो, फिर बैंक का लेजर बना लो, फिर रिसीवेबल पेएबल के लेजर बनाओ, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। इसी तरह लार्सन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। लार्सन ये कहते हैं कि पहले आप रिसीवेबल बनाओ, पेएबल बनाओ, उसके बाद कैश का, बैंक का, कैपिटल, जो भी लेजर आ रहे हैं वो सारे बनाओ, और उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करो। ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर इस तरह करोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ? एग्जामिनेशन टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन के अंदर आप एक वर्किंग कंप्लीट कर लेते हो, जब तक उसको लिंक नहीं करते कि अमाउंट कहाँ जानी है, उसके मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए केयरफुली आपने इस चीज को देखना है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे जो चीज चाहिए उसको पढ़ो, और उसके मुताबिक उसका लेजर बनाओ, और उसको कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट जब करूंगा इस क्वेश्चन को, तो मुझे एसओसीआई में पहली चीज क्या चाहिए? सेल्स। अब सेल दो किस्म की होती है, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बोलूंगा, माइंड में बैठ जाए। सेल्स दो किस्म की होती है। फर्स्ट इज द क्रेडिट सेल। इसके बारे में तो ये क्लियरली लिखा हुआ आपके सामने नजर आ रहा है, देयर वाज नो क्रेडिट सेल। ये तो मसला ही हल हो गया, क्रेडिट सेल है ही नहीं। नंबर टू इज द कैश सेल। अब कैश सेल तो क्वेश्चन में कहीं दी नहीं हुई, जब नहीं दी हुई तो मैं कैश का लेजर बनाऊंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 5-7 मिनट रह गए और इसमें मुकम्मल नहीं होना, लेकिन ये पॉइंट नोट करते जाएं कॉपी पर। इसके लिए आप लेजर बनाओगे कैश का, कैश के लेजर से आपकी सेल निकलेगी। ठीक है। एक सीक्वेंस हम बना लेते हैं क्वेश्चन का, जो बहुत जरूरी है। उसके बाद मुझे सीजीएस चाहिए। सीजीएस में मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ये देख सकते हो, ये इन्वेंट्री 100 मिलियन की ये ओपनिंग है, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 1 जनवरी का। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब परचेज चाहिए। परचेजेस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। ठीक है। लेकिन आपने पेमेंट्स की हुई है, ट्रेड पेएबल को, कैश बैंक के थ्रू भी और कैश के थ्रू भी। ठीक है। और आपका पेएबल का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, ये 12 मिलियन, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर गिवन होगा। आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए ट्रेड पेएबल 14,000। कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से मिलनी है, कुछ कहीं से मिलनी है, तो ये दोनों बैलेंस दिए हुए हैं। आप इसकी मदद से ट्रेड पेएबल का लेजर बनाओगे, वहां से मेरी परचेज निकल आएगी। वंस इज परचेज इज कैलकुलेटेड, अब ओपनिंग स्टॉक एट परचेज हो गया। अब लेस करना है मैंने क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा जैसे अभी बनाया। ये देखिएगा, इसको सामने रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है क्वेश्चन में, परचेज
ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सिर्फ सेल को कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। जो सेल आप निकालोगे ना पहले हिस्से में, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। और इस क्वेश्चन में भी मार्कअप 25% है, तो जो सेल आएगी उसको 1.25 पे डिवाइड करोगे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। अब जो बैलेंस बचेगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब यहां से क्लोजिंग स्टॉक निकला तो मेरे पास सीजीएस मुकम्मल हो चुकी है। अब सीजीएस में सेल में से लेस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस करने हैं, और ये भी हमारा डिसाइड हो चुका है क्वेश्चन में, चूंकि कोई अक्रूवल और प्री पेमेंट नहीं है। जितनी पेमेंट्स आपने एक्सपेंसेस की है ना, वो सारी ले आओ, चाहे वो बैंक के थ्रू की है वो कैश के थ्रू, वही मेरा एक्सपेंस होगा। जैसे बैंक के थ्रू आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए 56 मिलियन के, और कैश के थ्रू भी सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए 15 मिलियन के। ये रुपीज इन थाउजेंड्स दिया हुआ है, और ये डाटा सही करना पड़ेगा। ये इसने डाटा जो दिया हुआ है वो रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ है और नीचे 360 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिलियन में लग रहा है मुझे, आई थिंक ये मिलियन में। चले ये देख लीजिएगा, या थाउजेंड्स में ले लें, चले जैसे दिया हुआ वैसे ले लें। तो इन अमाउंट्स को लेकर आप इससे कैलकुलेट कर लोगे एक्सपेंसेस, तो मेरा नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनानी है वो कल डिस्कस करेंगे। और इतना हिस्सा जो है ना स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये जरा आप बना के रखिएगा। जहां प्रॉब्लम होगी वो कल इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मैं जरा अटेंडेंस पहले लगा लूं, फिर जो 2-4 मिनट बचेंगे, 1-2 मिनट, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चन है। जी, अलीजा फातिमा। प्रेजेंट सर। अनीकुज़्ज़मान। अक्सा इजाज। प्रेजेंट सर। अवैस अख्तर। प्रेजेंट सर। कोकब। हमजा बिन आशिर। हमजा भट्ट। हसीब अली खान। खुरम खान। प्रेजेंट। किंजा बसीरत। प्रेजेंट। मरियम शुएब। मेहरीन एहसान। मौजम भट्टी। प्रेजेंट सर। अमन खान। प्रेजेंट सर। हसान हबीब। इर्तजा हुसैन। तलाल उमर। मोहम्मद उमर। उमर सर उमर अब्बासी। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ओके ओके। उमर अब्बासी। प्रेजेंट सर। उमर शेख। प्रेजेंट। वजाहत। मुशाहिद। नयाब शरीफ। सबरीना ईमान। समन आरिफ। समन रमजान। प्रेजेंट सर। सनाउल्लाह। सर समन आरिफ प्रेजेंट। समन आरिफ प्रेजेंट। तो समन रमजान। सनाउल्लाह। शबनम बीबी। शुएब अहमद। शुजात अली। सिद्रा जबीन। सैयद मुसद्दक हुसैन। सैयद मुसद्दक हुसैन।
सैयदा कुर्रतुल ऐन, सैयदा तहीरा, Present, sir. सैयदा जहरा अली, तलहा रहमान, उसामा शहजाद, Present, sir. उजैर इरफान, Present, sir. जैद बिन जमील। देख लो कोई किसी की अटेंडेंस रह गई हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।